हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हम लोगों का त्रिविम रसायन। यानी कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री में जो आपका समावयवता में आपने दो पार्ट देखा था। समावयवता जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो संरचनात्मक समावयवता स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोग ये पढ़ लिए थे ना, RTFM-CP, कुछ याद होगा आपको, ऐसा हमने बताया था। RTFM-CP में आप पढ़े थे रिंग आइसोमेरिज्म यानी कि चक्रीय समावयवता, फिर टाटोमेरिज्म चलावयवता, फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म यानी क्रियात्मक समावयवता, मेटामेरिज्म मध्यावयवता, चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थानीय स्थित समावयवता। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग अब इसमें दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे कि त्रिविम समावयवता जो है, त्रिविम रसायन में ये त्रिविम समावयवता दो प्रकार का था, तो पहला खत्म है, दूसरा अब त्रिविम समावयवता में देखेंगे। और यहाँ तो आपको जैसे समावयवता एक बार फिर से देखिए, ज़रा समझ लीजिए, है ना। एक बार स्टार्टिंग से यहाँ सब कुछ दिया गया है, समावयवता को ही तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा समावयवता की डेफिनेशन दिया है, फिर इनके आरेखित रूप में यहाँ पर टाइप्स दिए हैं, लेकिन यहाँ जो डिटेल आपको मिलेगा वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखें, उसी के बारे में यहाँ डिटेल्ड सब बताया जाएगा। एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देते हैं, तो इसको थोड़ा जूम करते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखे। देखिए, समावयवता किसे कहते हैं, समावयवता क्या है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। देखिए, समावयवता की खोज सर्वप्रथम 1820 में लीबिक एवं वोलर ने की थी। इन्होंने देखा कि सिल्वर फुलमिनेट, देखिए सिल्वर फुलमिनेट ये क्या है, AgOCN को सिल्वर फुलमिनेट कहते हैं, तथा अगर हम लोग इसी को AgNCO लिख दें तो ये तो सिल्वर साइनेट हो जाएगा। सिल्वर साइनेट और सिल्वर साइनाइड अगर कहा जाए तो AgCN होगा। AgCN ये सिल्वर साइनाइड है और ये सिल्वर साइनेट है, ध्यान देना है, साइनेट NCO। और अगर OCN लिखा जाए तब तो इसको हम फुलमिनेट कहेंगे, ये याद रखना है। तो इसका ध्यान दें, परमाणविक संगठन समान है परंतु गुणधर्मों में भिन्नता है। और इसी प्रकार बर्जीलियस एवं वोलर, देखें ये दो वैज्ञानिक और थे, एक ये बर्जीलियस थे और वोलर, जिन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत का क्या कर दिया था, खंडन कर दिया था। और बर्जीलियस आप जानते ही हैं, ये तो रसायन विज्ञान के क्या हैं, ग्रैंड फादर है ना, ग्रैंड फादर इन्हें कहा जाता है। इन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनेट, अब देखें अमोनियम साइनेट CNO, याद रखे रहें, अमोनियम साइनेट CNO। और ये देखिए सिल्वर, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये देखना है, ये तो ठीक है साइनेट, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, NCO है। NCO मतलब सिल्वर आइसोसाइनेट होना चाहिए। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सिल्वर आइसोसाइनेट होना चाहिए, और ये तो ठीक है। CNO अगर लिखेंगे तो CNO को हम साइनेट कहेंगे, NCO को आइसोसाइनेट कहेंगे, और OCN को हम फुलमिनेट कहेंगे। इसको थोड़ा सा समझें, CNO को साइनेट, NCO को आइसोसाइनेट, तो ये सिल्वर आइसोसाइनेट है। इसमें थोड़ा सा ये करेक्शन आप कर लीजिए, सही नहीं दिया है। हाँ, अब यहाँ देखिए इसी प्रकार से आपको इसमें भी देखने को मिलेगा अमोनियम साइनेट और ये यूरिया, इनका आप देखेंगे ना, जितने यन इसमें आप चेक करिए कितने हैं, ये 2 N इसमें है तो 2 N इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। और हाइड्रोजन 4 है तो 4 यहाँ भी, 2 यहाँ है, 2 यहाँ। कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1, तो कार्बन 1 ऑक्सीजन 1, मतलब सब बराबर है। अणुसूत्र समान है लेकिन इनका संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है, तो दोनों में
दोनों में अणुसूत्र जो है CH4N2O समान है, परंतु उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न हैं। तो गैलुसैक ने सुझाव दिया कि इन यौगिकों के गुणों में भिन्नता का कारण यह है कि इनमें तत्वों के परस्पर जुड़ने का तरीका जो है वो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो एक सामान्य उदाहरण में अणुसूत्र अगर C2H6O से दो भिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को निम्न प्रकार से हम निरूपित कर सकते हैं। जैसे आप एथिल एल्कोहल देख सकते हैं, यहाँ पर एक तो एथिल एल्कोहल है और दूसरा डाईमेथिल ईथर है, ठीक है। तो दोनों का अणुसूत्र जो है ये यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि C2H6O है। तो अब इनमें क्या देखने को मिला, अभी आप इसमें देखें एल्कोहलिक OH ग्रुप है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो ईथर ग्रुप है। तो इनका क्या हुआ, इनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है, अणुसूत्र तो समान है, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है, भौतिक एवं रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, संरचनात्मक समावयवी हैं, है ना, संरचनात्मक समावयवी। और तथा इन्हीं गुणों को हम क्या कह देंगे, समावयवता कह देंगे, ठीक है। तो यहाँ पूरा आप एक बार पूरा देख लीजिए क्या है। इस प्रकार हम मात्र अणुसूत्र से यौगिक का निर्धारण नहीं कर सकते, अपितु उनके संरचना सूत्र का ज्ञान आवश्यक है। इस परिघटना को बर्जीलियस ने सर्वप्रथम समावयवता नाम दिया। सबसे पहले समावयवता नाम किसने दिया, तो ये याद रखना होगा कि ये किसने दिया था, बर्जीलियस ने। किसने दिया था, बर्जीलियस ने, ठीक। समावयवता नाम सबसे पहले किसने दिया, बर्जीलियस ने दिया था। अब आप इसमें देखें, अर्थात ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु भौतिक अथवा रासायनिक अथवा दोनों प्रकार के गुणधर्म भिन्न भिन्न हो, परस्पर समावयवी कहलाते हैं और यह परिघटना समावयवता कहलाती है। तो इसको तो अभी जस्ट हमने बताया ही। समावयवता को देखिए, इनके जो प्रकार हैं उनको हम लोग यहाँ निम्न चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या क्या है ज़रा इसको समझिए। देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा, एक तो पहली बात यहाँ पर समावयवता देखें। समावयवता जो है ये दो प्रकार का है। पहला आपको संरचनात्मक समावयवता अभी हम बताए थे, और दूसरा ये त्रिविम समावयवता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल में तो अभी आपको बताए थे RTFM-CP। तो देखें यहाँ श्रृंखला समावयवता मिलेगा, फिर स्थिति या स्थान समावयवता मिलेगा, क्रियात्मक समावयवता मिलेगा। इसके अलावा फिर आपको मिल जाएगा यहाँ मध्यावयवता देखने को मिल जाएगा, देखिए मध्यावयवता। फिर यहाँ देखने को मिल जाएगा चलावयवता। तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे, ये सब पढ़ भी चुके हैं आप। हम लोगों को क्या देखना है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी त्रिविम समावयवता ये दो प्रकार का है। कौन कौन सा, एक तो विन्यासी जिसे आप कहते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरा है कन्फॉर्मेशनल जिसे आप संरूपण समावयवता कहते हैं। अगेन ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशनल है ये दो प्रकार का है। एक देखें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्यामित समावयवता, और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समावयवता। एक एक करके बहुत डिटेल इनको हम लोग अब देखेंगे ना, एक एक करके देख लेते हैं। जैसे देखें त्रिविम समावयवता कहते किसे हैं, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, ठीक। त्रिविम समावयवता देखिए किसे कहते हैं। तो संरचनात्मक समावयवता में विभिन्न परमाणुओं की समावयवियों में भिन्न भिन्न व्यवस्था होती है। त्रिविम समावयवता प्रदर्शित करने वाले यौगिकों में विभिन्न परमाणुओं या समूहों की व्यवस्था तो समान रहती है, परंतु उनकी आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। आकाशीय व्यवस्था क्या है, मतलब वो उनकी डायरेक्शन जिसे आप कहते हैं, किस दिशा से जुड़े हैं, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो देखिए इन्हीं संरचनाओं को हम लोग क्या कह देंगे, इन संरचनाओं को त्रिविम समावयवी कहते हैं, तथा यह परिघटना त्रिविम समावयवता कहलाती है। जैसा कि उक्त चार्ट में प्रदर्शित है, त्रिविम समावयवियों को मुख्य रूप से दो प्रकार से विभाजित किया गया है। एक तो वही अभी हमने बताया था कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म जिसे आप विन्यासी समावयवता कहते हैं, और दूसरा आपने देखा था संरूपण यानी कन्फॉर्मेशनल, कॉन्फ़िगरेशनल, कन्फॉर्मेशनल। तो एक एक करके
हम लोग इसको देख लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं विन्यासी समावयवता क्या है, उसके बाद संरूपण देखते हैं। ठीक है, देखिए विन्यासी समावयवियों को, जो विन्यासी समावयवी हैं इनको देखें। विन्यासी समावयवियों को एक दूसरे में परिवर्तित करने के लिए उच्च ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस प्रकार के परिवर्तन में पुराने बंध टूटते हैं और फिर नए बंध बनते हैं। इस हेतु आवश्यक ऊर्जा लगभग 100 किलो जूल पर मोल से अधिक होनी चाहिए। और इसके विपरीत संरूपण समावयवी कमरे के ताप पर ही एक दूसरे में बदल जाते हैं। संरूपण वाले में कमरे के ताप पर ही बदल जाते हैं, ध्यान दें। लेकिन उसमें जो आपका विन्यासी होता है कॉन्फ़िगरेशनल, उसमें लगभग 100 किलो जूल पर मोल, प्रत्येक मोल में लगभग 100 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि इनके परस्पर रूपांतरण हेतु, देखिए जो कमरे के ताप पर ये बदल जा रहे हैं, क्योंकि इनके परस्पर रूपांतरण हेतु आवश्यक ऊर्जा बहुत कम लगती है संरूपण में, है ना, जो वातावरण में ही स्वतः उपलब्ध रहती है। इस कारण हम संरूपी समावयवियों को कमरे के ताप पर विलगित नहीं कर सकते। विन्यासी समावयव कमरे के ताप पर एक दूसरे में रूपांतरित नहीं हो सकते। इसको कर सकते हैं। यहाँ देखिए कितनी गलतियाँ हैं, थोड़ा सा यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए संरूपण समावयवियों को कमरे के ताप पर विलगित कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। विलगित मतलब अलग। और विन्यासी समावयव कमरे के ताप पर एक दूसरे में रूपांतरित नहीं हो पाते। इसमें नहीं हो पाएंगे, लेकिन इसमें आपको याद रखना है, थोड़ा सा ये समझें। हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा पॉइंट देख लिया जाए क्या इसमें कहा जा रहा है। संरूपण, थोड़ा देखिए, संरूपण समावयवियों को कमरे के ताप पर विलगित नहीं कर सकते, यानी अलग नहीं कर सकते। बात तो सही है। विन्यासी समावयव कमरे के ताप पर एक दूसरे में रूपांतरित, हाँ विन्यासी, ये दोनों बातें सही है। देखिए पॉइंट अलग अलग है, जरा समझें, पॉइंट अलग अलग है। तो आप ये बताएंगे कि यहाँ विलगित अलग की बात किया है, अलग की बात किया है, तो अलग तो नहीं कर सकते, सही है। और यहाँ कमरे के ताप पर जो विन्यासी है, कॉन्फ़िगरेशनल है, वो एक दूसरे में बदल भी नहीं सकता, ये भी बात सही है। दोनों सही है, तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। विन्यासी समावयवता को पुनः दो श्रेणी में बांट दिया गया है। एक आपका हो जाएगा, यहाँ देखें, ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा है प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्यामितीय समावयवता हम लोग एक एक करके यहाँ देखेंगे। पहले देख लेते हैं ज्यामितीय समावयवता, इसको देख लेते हैं क्या है ज्यामितीय समावयवता। देखिए कार्बन 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 एकल बंध में मुक्त घूर्णन संभव एवं कमरे के ताप पर स्वतः ही मुक्त घूर्णन प्रक्रम संपन्न होते रहते हैं। कमरे के ताप पर ही किसमें होते रहते हैं? ये ज्यामितीय समावयवता में ऐसा होता रहता है, ये जानते रहिए। ज्यामितीय में कमरे के ताप पर ही स्वतः ही मुक्त घूर्णन प्रक्रम संपन्न होते रहते हैं। तो मुक्त घूर्णन हेतु आवश्यक ऊर्जा का मान 5 से 15 किलो ये किलो जूल या किलो कैलोरी, आप कहें किलो कैलोरी पर मोल के क्रम में होता है। 5 से 15 किलो कैलोरी में दिया है, तो इसलिए मान भी यहाँ देखें ज़्यादा नहीं है, यानी 5 से 15 किलो कैलोरी पर मोल के क्रम में होती है। और जो कमरे के ताप पर सहज उपलब्ध रहती है। कार्बन कार्बन द्विबंध में मुक्त घूर्णन संभव नहीं है। डबल बॉन्ड में तो मुक्त घूर्णन होगा नहीं, एक दूसरे में घूम नहीं पाएगा। जैसे कार्बन 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 देखें, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कोई कंपाउंड इधर मान लो हाइड्रोजन जुड़ा है, ये कोई एक कंपाउंड ही बना दे रहे हैं, ये आपका C2H4 है, एथिलीन। तो इसमें रोटेशन, अगर इसको इतना फिक्स करके हम इसको रोटेट करना चाहें तो रोटेट नहीं होगा, ये संभव नहीं है। यही कह रहा है कि कार्बन 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 द्विआबंध में मुक्त घूर्णन संभव नहीं है। और प्रतिबंधित घूर्णन को कील के एक मॉडल से सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। दो गत्तों को चित्रानुसार
एक ओर से रंग दिया जाता है और बीच में एक कील लगा दी जाती है। तो अब इस कील के सापेक्ष इसे सरलता से घुमाया जा सकता है, जो मुक्त घूर्णन को प्रदर्शित करता है। अब यदि इसमें समांतर के दो कीलें लगा दी जाएं, तो अब घूर्णन संभव नहीं है। तो ऐसे ही आप जानते भी गत्ते की स्थितियां परस्पर वो परिवर्तित करने के लिए कील को निकालना आवश्यक है। यही प्रतिबंधित घूर्णन है। प्रतिबंधित मतलब जो न होने दे, रोक दे, प्रतिबंध लगा दे, तो उसी को प्रतिबंधित कहते हैं। तो द्विबंध युक्त यौगिकों अथवा चक्रीय यौगिकों का व्यवहार भी कुछ इसी प्रकार होता है, जो ज्यामितीय समावयवता उत्पन्न होने का कारण है। अब जैसे देखें यहाँ मुक्त घूर्णन यहाँ संभव है। जैसे आप इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ देखें इस चित्र में ये फिगर ज़रा देखिए, ये वाला फिगर आप देखिए ज़रा, इसको आप रोटेट कर सकते हैं। ये इधर के जो इस तरीके की ये लाइनें खींची गई हैं इधर इस तरीके के, इसको आप रोटेट करके इधर ला सकते हैं और कलर्ड वाले ये दोनों इधर ला सकते हैं, है ना। इस तरीके से मतलब रोटेशन हो सकता है, रोटेट कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है इसमें। जैसे देखिए अब यही मुक्त घूर्णन असंभव है इसमें, ये क्योंकि आप जरा देखिए इसको रोटेट कर सकते हैं, इन दोनों को रोटेट करके इधर ला दिए। लेकिन इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए इसमें तो आप चेक करेंगे तो रोटेशन तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन रही है। बट इसमें आप देखें एक साइड ये डिफरेंट टाइप्स के हो गए, डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो रोटेशन थोड़ा सा नहीं हो पाएगा। इसको ऐसे आप समझो, देखो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। केवल इतना आप ये समझिए कि जैसे कार्बन रहेगा, डबल बॉन्ड आपको बॉन्डेड वाले में देखना है। डबल बॉन्डेड कार्बन कार्बन रहेगा तो यहाँ रोटेशन नहीं होगा। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ रोटेशन नहीं होगा। कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ रोटेशन पॉसिबल है, संभव, इसमें संभव है, इन दोनों में संभव नहीं है। ठीक, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो कार्बन से रिलेटेड बातें ज़रूर जानते रहें। अब देखिए इस प्रकार ऐसे यौगिक जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन, देखिए कि जिसमें प्रतिबंधित घूर्णन है, तो इस प्रकार यहाँ देखें, इस प्रकार ऐसे यौगिक जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन के कारण भिन्न भिन्न परमाणुओं या समूहों के त्रिविम में दो भिन्न भिन्न विन्यास प्राप्त होते हैं, ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। ये दोनों विन्यास परस्पर ज्यामितीय समावयव कहलाते हैं। और इस प्रकार की समावयवता मुख्य रूप से निम्न यौगिक में देखने को मिलेगी। मतलब आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा कि जान लीजिए अनसैचुरेशन तो निश्चित होगा, एल्कीनों में देखने को मिलेगा, ऑक्जीमों में देखने को मिलेगा। ऑक्जीम क्या है? ऑक्जीम जैसे आप कार्बन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन और कहीं यहाँ नाइट्रोजन लोन पेयर, ठीक है, ऑक्जीम, ये ऑक्जीम कहे जाते हैं। तो ऑक्जीमों में देखने को मिलेगा। एलिसाइक्लिक यौगिकों में, एलिसाइक्लिक मतलब रिंग वाले में, और ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करने वाले यौगिकों में निम्न दो शर्तें एकदम संतुष्ट होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए देखिए। पहली बात तो इसमें प्रतिबंधित घूर्णन युक्त बंध उपस्थित हो, मतलब जो प्रतिबंधित मतलब डबल बॉन्डेड वाले तो जरूर ही हो सकता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, ठीक है। इस तरीके से निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि प्रतिबंधित घूर्णन युक्त बंध के दोनों ओर भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी हों, भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी होने चाहिए, समान नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ से देखकर समझ सकते हैं भिन्न भिन्न में क्या होगा। हाँ, तो इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ना एल्कीनों में ज्यामितीय समावयवता कैसे है। एल्कीनों में ज्यामितीय समावयवता देखिए, आपको यहाँ पूरा थियरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, केवल समझिए, हम बता रहे हैं। तो इसमें आपको केवल ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ आप देख ही रहे हैं, ये सब भिन्न होने चाहिए। जैसे एक कार्बन पर ये दोनों ग्रुप भिन्न होने चाहिए, ए बी। दूसरे पर भी देखिए इधर के जो हैं ये वही रहेंगे चल जाएगा, या सभी भिन्न रहें तब भी हो जाएगा। ये ए बी रहेगा चलेगा, एक ही पर समान नहीं होना चाहिए।
और एक बात ये भी है कि जैसे आपको देखने को मिलेगा कि अगर यहाँ देखें, जैसे अगर यहाँ से हम इसको पार्ट 2 बनाएं, पार्ट 2 अगर हम इसका बना रहे हैं तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि एक ही साइड है। आप चेक करो, देखो एक ही दिशा, एक ही तरफ है। एक ही तरफ अगर हो गया तब इसको हम लोग समपक्ष कहेंगे। ऐसे देखिए बी एक ही तरफ है, इसको हमेशा कार्बन, ये कार्बन ध्यान देना किस तरीके से आपको चेक करना है। डबल बॉन्ड जो रहेगा, डबल बॉन्ड को ही, जैसे अगर ऐसा लिखा गया है नीचे वाला, इस कंपाउंड को देखिए, तो आपको हमेशा ऐसे चेक करना है, ये ध्यान देना है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा गया है तब ऐसे चेक करना है, ऐसा लिखा गया है तब ऐसे चेक करना। अगर न समझ में आए तो हमेशा आप ऐसे चेक किए करो, ये ऐसे, यहाँ अगर ए है, यहाँ ए है, ठीक है, एक ही साइड अगर है, और या तो इस तरीके से चेक कर लो, जैसे देखो अभी मैं ऐसे चेक कर रहा हूँ ना, ऐसे, तो यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ बी है ना। तो एक साइड अगर जब समान रहेंगे, देखो एक साइड अगर समान रहेंगे समपक्ष, अगर यही भिन्न रहेंगे ए बी समान नहीं है तब विपक्ष कहेंगे। इसको इंग्लिश में सिस कहते हैं, सिस एल्कीन, और इसको कहेंगे ट्रांस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन कह देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ नेक्स्ट वाले में जरा चेक करिए, इसी तरीके से आप इसको अगर आप डिवाइड कर लेते हैं ना यहाँ पर, तो एक साइड एक ग्रुप देखिए, ये समान प्रकार के ग्रुप हैं, तो इसको हम लोग कह देंगे ये समपक्ष हो गया, सिस टू ब्यूटीन। ऐसे आप इसको अगर आप चेक करेंगे, देखिए डिफरेंट आ गया ना, डिफरेंट, तो इसको आप विपक्ष कह दोगे। ट्रांस टू एल्कीन, टू ब्यूटीन कह सकते हो, या ट्रांस टू एल्कीन, यहाँ पर टू ब्यूटीन ही, 4 कार्बन है तो ब्यूटीन बोल दो, है ना। दूसरे पर डबल बॉन्ड है मिल रहा है तो टू ब्यूटीन, ठीक है। ये थोड़ा समझने वाली बात है, इसको यहाँ डिटेल ज़रा समझिए, इसको हम बता रहे हैं। ये आपका समपक्ष क्यों है, सम मतलब समान, पक्ष मतलब एक ही दिशा में, आप कह दे एक ही ओर, समान, सम मतलब समान, समान ओर यानी एक ही ओर। ये क्लोरीन देखिए एक ही ओर है, एक ही ओर है, तो यहाँ ये हाइड्रोजन एक ही ओर है, इसलिए समपक्ष। और ये देखिए क्या है, ये क्लोरीन यहाँ है तो ठीक इसी के विपक्ष में इधर क्लोरीन है, इसलिए विपक्ष। ये हाइड्रोजन यहाँ है तो इसी के विपक्ष में इधर है ना। या ऐसे न समझ में आए तो ऐसे भी देख सकते हो, समान नहीं है यानी अलग अलग हैं तो विपक्ष कह दो, जैसे भी समझ सकें। तो ये आपका मैलेइक, ध्यान देना, इसको मैलेइक अम्ल कहते हैं, है ना। मैलेइक एवं ये मैलेइक क्या, ये तो 1,2 डाई क्लोरो एथीन में देखने को मिला। मैलेइक नीचे है, ये देखिए मैलेइक इधर दिया है, वो नहीं था, ये मैलेइक है, मैलेइक एसिड ये है, ये मैलेइक एसिड है, और इसको हम लोग फ्यूमेरिक एसिड कहेंगे। ध्यान देना ये फ्यूमेरिक एसिड है। मैलेइक में ध्यान देना, मैलेइक कब हो जाता है, जब ये दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक तरफ हो जाएंगे, और यही एक दूसरे के विपरीत होने के बाद इसको फ्यूमेरिक कह देते हैं, ये याद रखना है। मैलेइक फ्यूमेरिक, ये इस तरीके से आप निकाल लेंगे। ये समपक्ष है लेकिन ये विपक्ष है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, समपक्ष कब होगा, समपक्ष, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ समान नहीं मिला, अब यहाँ समान नहीं मिला लेकिन दूसरे साइड तो समान मिल गया, इधर बड़े बड़े ग्रुप एक साइड हो गए अब, है ना, तो इसको भी हम समपक्ष में लेंगे, ध्यान देना। और यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ क्या है, ये हाइड्रोजन यहाँ है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ एकदम विपक्ष में है, तो इसको हम लोग विपक्ष में कहेंगे। ये बड़े ग्रुप एकदम विपक्ष में है, एक तरफ नहीं है, तो इसलिए ये विपक्ष का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। इसको लगभग अब आप समझ गए होंगे, समपक्ष विपक्ष। तो यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि यदि द्विबंध के किसी भी एक कार्बन के दोनों प्रतिस्थापी समान हों तो ऐसे यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे। जैसे
ये तो एकदम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं ये एक कार्बन पर दोनों समान नहीं हो सकते। अगर समान हो गया तो ये नहीं दिखाएगा। यहाँ देखो समान आ गया, नहीं दिखाएगा। यहाँ समान प्रकार का आ गया, एक ही कार्बन पर दोनों समान आ गए, नहीं दिखाएगा। तो इसको थोड़ा सा याद रखे रहें। अभी एल्कीन में हम लोगों ने देखा। अब ऑक्जीमों में देख लीजिए, ऑक्जीम क्या होते हैं। ऑक्जीम में जैसे एन नाइट्रोजन से OH अगर जुड़ा रहे तो वही आपका ऑक्जीम हो जाएगा, है ना। कार्बन जैसे ऐसे रहेगा ना तो वो आपका ऑक्जीम हो जाएगा। जैसे कार्बन रहेगा डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन और ये सिंगल बॉन्डेड OH, तो ये आपके ऑक्जीम में कहे जाते हैं। ऑक्जीम ग्रुप ये इतना ही है, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा तभी तो, क्योंकि प्रतिबंधित रोटेशन होना चाहिए ना, प्रतिबंधित रेस्ट्रिक्शन रोटेशन। रेस्ट्रिक्शन कब होगा? जब डबल बॉन्ड आएगा, जान रहे हो। सिंगल बॉन्ड में तो होगा नहीं, तो इसलिए इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है। देखिए ऑक्जीमों में ये देखिए ज्यामितीय समावयवता एल्डिहाइडों एवं कीटोनों की हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया करवाने पर क्रमशः एल्डोक्जिम एवं कीटोक्जिम प्राप्त होते हैं। देखिए कैसे होगा, तो यहाँ पर चेक करिए, देखिए ध्यान दें। यहाँ थोड़ा सा देखिए डिस्टर्बेंस होता है, इसीलिए ना वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होती है। देखिए यहाँ हम लोग देख लेते हैं ऑक्जीमों में ज्यामितीय समावयवता। तो ऑक्जीमों में ज्यामितीय समावयवता देखिए एल्डिहाइडों एवं कीटोनों की हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया करवाने पर क्रमशः एल्डोक्जिम एवं कीटोक्जिम प्राप्त होते हैं। अब जैसे अभी आप देखें कीटोन के साथ हमने यहाँ हाइड्रॉक्सिल एमीन का रिएक्शन करवाया तो -H2O, केवल यही H2O निकल जाएगा। डबल बॉन्डेड NOH यही जुड़ जाएगा। ऑक्जीम यही है, यही क्या है? ऑक्जीम। अब यहाँ अगर हम जैसे कीटोन लिए हैं कीटोक्जिम कहा जाएगा, एल्डिहाइड लिए रहेंगे तो एल्डोक्जिम कहा जाएगा। ठीक। अब स्पष्ट है कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में कार्बन एवं नाइट्रोजन दोनों sp2 संकरित हैं, जिनके मध्य द्विबंध होने से मुक्त घूर्णन संभव नहीं है। नाइट्रोजन परमाणु पर OH समूह यदि कार्बन पर स्थित हाइड्रोजन या छोटे समूह की ओर स्थित हो तो सिन, ध्यान से समझें जरा क्या कहा जा रहा है। नाइट्रोजन परमाणु पर OH समूह पर, OH समूह जो है यदि कार्बन पर स्थित हाइड्रोजन या छोटे समूह की ओर स्थित हो तो उसको सिन कह देंगे, जबकि परस्पर विपरीत अगर हैं तो एंटी ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। अब जैसे आपको एग्जाम्पल के माध्यम समझ में आएगा, ऐसे नहीं। जैसे देखिए सिन कब होगा? जब ये छोटा परमाणु देख रहे हैं, छोटा परमाणु अगर इसकी ओर ये यहाँ पर लोन पेयर है, ध्यान दें नाइट्रोजन पर यहाँ क्या है? लोन पेयर भी है। लोन पेयर, ध्यान दें लोन पेयर जो होता है वो बड़ा ग्रुप मान लिया जाता है। तो ये अगर एक साइड देखिए, अगर छोटे समूह सिन का मतलब क्या है? सिन और एंटी क्यों कहा जाता है? देखिए सिन एंटी, हाइड्रोजन के अगर साइड रहेगा कोई ये ग्रुप जो भी नाइट्रोजन से जुड़ा रहेगा तो उसको सिन कह देंगे। इसको लोन पेयर को बड़ा ग्रुप मान लिया जाता है। ठीक, एक बड़ा ग्रुप मान लिया जाता है लोन पेयर को। बस ऐसे न समझ में आए तो केवल इतना याद रखिए कि इस कार्बन से अगर हाइड्रोजन यानी छोटा ग्रुप, हाइड्रोजन और CH3 में हाइड्रोजन छोटा ग्रुप है, इसी की ओर अगर OH समूह है, इसको ये ऐसे देखेंगे तो इसको हम सिस की तरह है, बट यहाँ ग्रुप तो जुड़े नहीं है, इसीलिए इसको सिन कहा जाता है। ठीक है, सिन और एंटी। और या अगर यही छोटे समूह के ठीक विपरीत अगर OH है तब उसको एंटी कह दिया जाता है, इसको याद रखना है। ऐसे देखिए ये बेंजाइलडॉक्जिम में भी आप देख सकते हैं। केवल इतना देखिए छोटा समूह है, उसी की ओर अगर OH है तो सिन कह दो। और ऐसे इसमें देखिए छोटा समूह है,
उसकी ओर इधर तो नहीं है ओ एच, उसके डायरेक्ट विपरीत में है, तो इसको एंटी कह देंगे। ठीक है, एंटी सिन और एंटी आप समझने की कोशिश करिए। ऐसे ही ये एग्जाम्पल आप ज़रा देखें यहाँ। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर ये छोटा ग्रुप है बेंजीन, ये C6H5 फेनिल ग्रुप है, तो छोटे ग्रुप की ओर OH रहेगा तो सिन, और छोटे ग्रुप के अगर विपरीत रहेगा OH तब एंटी आप कह देंगे। ठीक है, ऐसे ही पकड़िए इसको। एलिसाइक्लिक यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता आप देखेंगे तो यहाँ समझ लीजिए क्या समपक्ष क्या विपक्ष, जरा सा देखें। जैसे आपको एलिसाइक्लिक में आपको यही रिंग वाला देखना पड़ता है। रिंग में जरा देखें, रिंग में देखना पड़ता है। तो अब आप देखिए, जैसे CH3 नीचे है तो समपक्ष कह दो। CH3 देखिए इसमें नीचे है लेकिन इसमें ऊपर है तो विपक्ष कह दो। बस ऐसे पकड़ने की कोशिश करिए। यहाँ आप देखेंगे, इसमें देखें Cl एक तरफ है तो समपक्ष, Cl देखिए एक दूसरे के विपरीत हैं, ये ऊपर है तो ये नीचे है तो विपक्ष। ठीक है, ऐसे इसमें भी देखिए ये तो समपक्ष हो जाएगा। CH3 एक तरफ है तो समपक्ष, CH3 नीचे CH3 इधर वीपर है तो विपक्ष। बस यही तरीका है पकड़ने का इसको। ज्यामितीय समावयवियों के गुणधर्म देखिए कुछ ऐसा करते हैं। ये वीडियो लंबी हो रही है तो ज्यामितीय समावयवियों के गुणधर्म हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसी में डाइपोल मोमेंट भी देख लेंगे, और साथ ही साथ है ये हम लोग इसमें अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समावयवता भी बचा है, उसको भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।